नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम द्वारा जो आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आरपीएससी सेकंड ग्रेड की उसका जीके पेपर 1 है, उसकी क्लासेस देख रहे थे और माइनर टेस्ट 1 की जो है 2 क्लासेस देख ली 20-20 क्वेश्चन की। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू कर रहे हैं। इनकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रहा हूं और साथ में आपको संस्कृत शिक्षा विभाग जिसका दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो क्लासेस भी देखनी है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिलेबस तो पूरा सेम है और एग्जाम हुए हुए भी जो है ज्यादा दिन नहीं हुए, तो उन क्लासेस को भी आपको साथ में देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल देवनारायण जी से संबंधित है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम बात करें देवनारायण जी की, तो देवनारायण जी आपको पता है गुर्जरों के आराध्य देव हैं और इनके पिताजी का नाम क्या था? सवाई भोज। ठीक है, एकदम इजी चीजें हैं, फिर भी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ठीक, माता का नाम क्या था? माता का नाम था सेडू खटानी। ठीक है, या सेडू गुजरी भी मिलता है कई जगह। फिर जो है बात करते हैं अपनी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था पीपल दे। क्या नाम था? पीपल दे। इसके अलावा इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था लीलागर। घोड़े से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना देवनारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर। ठीक है, और इनका जो प्रतीक है, ठीक है, देवनारायण जी का प्रतीक है वो होता है सर्प। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देवनारायण जी से संबंधित स्थल पूछे, यहाँ पर 4 दिए हुए, उनमें से कौन कौन से जो है देवनारायण जी से जो है संबंधित है। सबसे पहले हम बात करें आसिंद भीलवाड़ा की, तो यहाँ पर देवनारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बात करें हल्दीना अलवर की, तो ये आपका रामदेव जी से संबंधित है। ठीक है, कौन से देवता से? रामदेव जी से, तो ये होगा नहीं। बात करें देवास मध्य प्रदेश की, तो ये भी आपका देवनारायण जी से संबंधित है। ये देवनारायण जी का ननिहाल था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या था? देवनारायण जी का ननिहाल, यानी कि इनकी जो माता थी सेडू खटानी, उनका जो है गांव था देवास, जो वर्तमान में कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में आता है। बिरांटिया पाली, तो बिरांटिया जो है ये आपका भी कहां से? रामदेव जी जो है लोक देवता है उनसे संबंधित है। तो दूसरा हल्दीना अलवर रामदेव जी से और बिरांटिया पाली जो है रामदेव जी से। बाकी आसिंद में जन्म हुआ, देवास इनका ननिहाल है। तो पहला और तीसरा जो है देवनारायण जी से संबंधित है। थोड़ा सा और जान लेते हैं देवनारायण जी को। सबसे पहली बात तो कि जो है सबसे बड़ी और पुरानी फड़ जो है वो भी इन्हीं की है। सबसे बड़ी और सबसे पुरानी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। एक चीज और ध्यान रख लेना, 2 सन लिखा रहा हूं, एक 1992 और एक 2011। 1992 में जो है देवनारायण जी की जो फड़ है, देवनारायण जी की फड़ है, इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। क्या हुआ था? डाक टिकट। और 2011 में देवनारायण जी खुद पर डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ था, दोनों अलग अलग चीज है। 1992 में तो देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ और 2011 में देवनारायण जी के जो है खुद पर, यानी कि प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ, लोक देवता जिन पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ, 5 रुपए का डाक टिकट ये जारी हुआ था। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि देवनारायण जी का जो पिताजी का नाम सवाई भोज, माता शेडू खटानी, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर, प्रतीक का सर्प यानी सांप। ठीक है, आसिंद में इनका जन्म हुआ, देवास मध्य प्रदेश इनका ननिहाल है। बाकी हल्दीना रामदेव जी से संबंधित है, बिरांटिया राम जो है वो भी रामदेव जी से। प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ 2011 में 5 रुपए का। ठीक है, और 1992 पर इनकी फड़ जो है उस पर जो है डाक टिकट जारी हुआ था। और सबसे बड़ी और पुरानी फड़ भी किसकी है? जो है देवनारायण जी की है। ठीक है, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर, ये आपको बता चुका मैं। तो ये आपको इतना जो है ध्यान में रखना है देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, और इनके मंदिर में जो है ईंट की पूजा होती है। किसकी होती है? ईंट की पूजा होती है। इनके जो है और भी बहुत सारे धाम है, वो भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो। एक आपका देवमाली है, ठीक है, ब्यावर जिले में आता है, पहले अजमेर में आता था। ठीक है, तो देवमाली जो है जो ब्यावर में है वो इनका है। एक देव डूंगरी, ये तो नाम वैसे भी अपन जो है ध्यान रख सकते हैं देव नाम से। एक आपका देवधाम जोधपुरिया जो है टोंक में, देवधाम जो कहां पर है? टोंक में। ठीक है, और देव डूंगरी जो है ये आपके चित्तौड़ में, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और देवमाली आपका ब्यावर में। तो पहला और तीसरा जो है देवनारायण जी से संबंधित स्थान है, तो उत्तर हो जाएगा केवल 1 व 3, ऑप्शन नंबर 3। एक बात और मैं बता दूं, अपने जो है क्वेश्चन बोला उत्तर बोला वो काम नहीं है, डिटेल से जानेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा उसको डिटेल से देखेंगे। साथ में संस्कृत डिपार्टमेंट वाली 70 क्लासेज हैं, उनको भी देखते रहना आपको। और इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वो भी आपको जो है देखते रहना है।
और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करें जल्दी, वहां पर हम क्यूज वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर का, जल्दी से जल्दी। अपने पास एक और चैनल है 1,18,000 का, जीवा स्टडी का जो मेन चैनल है, फिर भी मैं वहां पर क्लासेज नहीं डाल कर जो है अलग से चैनल बनाया सिर्फ सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि मैं खुद सेकंड ग्रेड हूं, तो मैंने जो है इसके लिए अलग से चैनल बनाया और इस चैनल पर सिर्फ सेकंड ग्रेड के जो है वीडियो मिलते हैं। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह लोक देवता जो किसी भी प्रकार से गौ रक्षा से संबंधित प्रकरण से संबंधित नहीं है। एक बात और, अब कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर एक जो है क्लास में कराओ, तो 100 क्वेश्चन का पेपर एक क्लास में करेंगे तो क्लास हो जाएगी लगभग आप मान के चलो 1.5 घंटे की। एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगता है तो भी, और उस 1.5 घंटे की क्लास में क्वेश्चन बोला उत्तर बोला ऐसा होगा, कुछ डिटेल भी नहीं होगी। और मान लो कि एक पेपर 4 तारीख को हुआ, दूसरा 11 का होगा कलाम का, तो बीच में 7 दिन में जो है अपन क्या करेंगे, तो एक एक क्लास से 5 क्लास में एक जो है पूरा पेपर हो जाएगा। और 20 मिनट या 25 मिनट का ये पेपर होता है, जिसको आप 2 की स्पीड से देखोगे तो 12-13 मिनट का पेपर आराम से घूमते फिरते भी जो है रिवीजन कर सकते हो। तो क्वेश्चन बोला कि राजस्थान के वह लोक देवता जो किसी भी प्रकार से गो रक्षा के प्रकरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तेजा जी तो गायों की रक्षा से संबंधित है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तेजा जी आपको पता ही नागौर खंडाल से जो है संबंधित है। बीगा जी भी गो रक्षक देवता है। ठीक है, बीगा जी जो है रीडी गांव बीकानेर से संबंधित है। कहां पर? रीडी गांव बीकानेर से संबंधित हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर जो अपनी बात आती है वो आती है रामदेव जी की। और रामदेव जी जो है आपके, रामदेव जी किसी भी प्रकार से जो है आपके गो रक्षा से संबंधित नहीं थे, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है 3 रामदेव जी गायों की रक्षा करते हुए जो ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है इनका। ठीक है, मेहाजी मांगलिया तो ये भी गो रक्षक थे। मेहाजी मांगलिया जो इनका जन्म हुआ बापणी में। कहां पर? बापणी। और बापणी जो गांव है वो है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, एक ध्यान रखना, ये राव चुंडा के समकालीन थे। किसके समकालीन? राव चुंडा के समकालीन। जो मारवाड़ शासक थे राव चुंडा, उनके समकालीन थे। ठीक है, एक ध्यान रखना, मेहाजी के घोड़े का नाम, क्योंकि घोड़ों के नाम अपन देख रहे हैं, तो मेहाजी के घोड़े का जो नाम है, मेहाजी के घोड़े का नाम, ये मेहाजी के घोड़े का नाम है किरण काबरा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है? किरण काबरा। किसके घोड़े का नाम? मेहाजी के घोड़े का नाम। एक मेहाजी के बारे में ध्यान रखना है, इनका जो मेला लगता है वो जन्माष्टमी को लगता है। जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए। एक बात मेहाजी के बारे में और, इनका जो मंदिर का पुजारी होता है, जिसका जो भोपा कहते हैं, तो इनका जो भोपा होता है उसके वंश के भोपा के वंश के भोपा जो होता है इनके मंदिर का, उसके जो है वंश की वृद्धि नहीं होती है। वंश की वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि नहीं होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, मैं आपको बता चुका मेहाजी के बारे में। घोड़े का नाम किरण काबरा, बापनी जोधपुर में जन्म हुआ, राव चुंडा के समकालीन, जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। बीगा जी के बारे में भी बता चुका, ये रीडी गांव बीकानेर से संबंधित है। तेजा जी के बारे में लगभग अपन जानते हैं। ठीक है, रामदेव जी जो गो रक्षक से, जो रक्षक का प्रकरण से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। तेजा जी, बीगा जी और मेहाजी और गोगा जी का भी गो रक्षा में नाम आता है, लेकिन जो है रामदेव जी का नहीं आता है। रामदेव जी को पता ही आपका जो है जन्म हुआ था कहां पर? उंडू कश्मीर बाड़मेर में। और इनके जो है मेन जो मंदिर अभी वर्तमान में रामदेवरा पोखरण तहसील जैसलमेर में है। अगला क्वेश्चन है रुंडेला। अपन जो इन क्लासेस को रिवीजन के हिसाब से देख रहे हैं, रुंडेला जो चित्तौड़गढ़ है वो किस लोक देवता का आदि स्थान है? तो देखो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से कॉमन सेंस से कर सकते हैं। देखो मलिनाथ जी बाड़मेर की साइड है, देवनारायण जी अजमेर के आसपास ज्यादा है, मामादेव वैसे कोई लोक देवता नहीं है, मामादेव हर गांव के जैसे भूमिया जी होते हैं उस हिसाब से देवता होते हैं। तो बच्चा कौन? कल्ला जी राठौड़। ठीक है, कल्ला जी राठौड़ जो है रुंडेला जो चित्तौड़गढ़ है इस स्थान से संबंधित है। बाकी आपको पता ही कल्ला जी के बारे में, सबसे पहले इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। आपको पता होना चाहिए किसका? शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात जो है इनको 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं। 4 हाथों वाला लोक देवता। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को एडजस्ट कर ले क्योंकि टेबलेट पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा अपन जो है इनका जन्म कहां पर हुआ? तो इनका जन्म हुआ सामियाना गांव में। सामियाना गांव है और ये जो है मेड़ता नागौर के पास है। कहां पर है? नागौर के पास। यहां इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और इसी गांव से मिलता हुआ एक और नाम है जिसका नाम है सामलिया गांव। ठीक है, सामियाना और सामलिया। सामलिया गांव है डूंगरपुर में। यहाँ पर है डूंगरपुर में।
और ये सामलिया गांव जो है ये क्या है, इनके जो है यहाँ पर क्या है, मंदिर है। किसका मंदिर है? कल्लाजी राठौड़ का। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये 1568 में जब चित्तौड़ पर, ठीक है, अकबर का आक्रमण हुआ था, अकबर का चित्तौड़ आक्रमण, उस समय जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे, अकबर का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। ठीक है, तो 1568 में अकबर का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ था। जयमल फत्ता और जो है फत्ता और जो है आपका जयमल जो लड़े थे वहां पर, वही जो है कल्लाजी के टाइम की बात है। तो इस समय जो है मेवाड़ के शासक थे उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह जो है क्या थे, इस समय जो थे मेवाड़ के शासक थे। ठीक है, तो ये चीजें अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो रुंडेला चित्तौड़गढ़ आपका कल्लाजी से संबंधित है। कुछ गलती हो जाए, कोई भी चीज गलत बता दी जाए, क्योंकि जो है कई बार क्लास में ध्यान नहीं रहता, तो आप जो है जरूर जो है क्या कर सकते हो, जो है इन्फॉर्म कर सकते हो या फिर बता सकते हो कि ये चीज आपने गलत बता दी है, तो उसको हम सही कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे पहले नेजा। नेजा क्या होती है? रामदेव जी की पंचरंगी पताका होती है, यानी कि ध्वजा होती है। बिल्कुल, नेजा जो है रामदेव जी की 5 रंगों की बनी हुई ध्वजा को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। घोड़ला, घोड़ला तेजाजी का भोपा होता है, यानी कि तेजाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है उसको घोड़ला कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है केसर कालमी, गोगा जी की सवारी। बिल्कुल नहीं, केसर कालमी जो है वो गोगा जी की सवारी नहीं है। केसर कालमी जो है आपकी किसकी है? पाबू जी की है। किसकी? पाबू जी की सवारी है। पाबू जी की सवारी, पाबू जी की घोड़ी का नाम था क्या? केसर कालमी। एक किरण काबरा ऊपर देख चुके अपन, कौन सा? किरण काबरा। और किरण काबरा है, किरण काबरा ये मेहाजी की सवारी है। किसकी? मेहाजी की। और एक लीलागर देखा तो जो देवनारायण जी की है। तो यहाँ पर गोगा जी की सवारी कौन सी होगी? तो गोगा जी की सवारी वैसे नीली घोड़ी होती है। कौन सी? नीली घोड़ी, जिसका एक अन्य नाम है, शायद मेरे हिसाब से आप पहली बार सुनोगे आज, जिसको क्या कहते हैं? जावड़िया। क्या कहते हैं? जवाड़िया। सॉरी, जावड़िया नहीं, जवाड़िया। क्या कहते हैं? जवाड़िया। मेरे हिसाब से बहुत कम स्टूडेंटों ने नाम सुना होगा। गोगा जी की सवारी का नाम जवाड़िया या नीली घोड़ी है। ठीक है, कई जगह जो है गुगा बजा भी कहते हैं कि है ना, गोगा जी की घोड़ी का नाम गुगा बजा था। लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि गोगा जी की सवारी जवाड़िया, क्योंकि कई बार एक यूनिक क्वेश्चन आता है, तो ये दिमाग में फिट होना चाहिए आपके। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि केसर काल में आपकी गोगा जी की सवारी नहीं है, ये पाबू जी की सवारी है। किसकी है? पाबू जी की सवारी। बणी क्या होती है? गोगा मेडी के चारों ओर फैला जंगल, यानी कि ओरण कहते हैं जिसको। बणी का दूसरा नाम अपन ओरण कह सकते हैं, जहां पर जो है वृक्ष वगैरह काटना जो है प्रतिबंधित होता है, जो है मंदिर के आर बार का स्थान होता है, तो उसको ओरण या बणी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मंदिर स्थापत्य से है कि ये परमार शैली के मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन में से कौन सा परमार शैली के मंदिर का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, सास बहू का मंदिर, जिसको जो है सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहस्त्र बाहु का मंदिर। ठीक है, और ये है आपका नागदा, जो कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। तो ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि परमार शैली का उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? सास बहू का मंदिर, जिसको सहस्त्र बाहु का मंदिर भी कहते हैं, और ये नागदा उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन, खलकाणी माता गधा मेला। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खलकाणी माता गधा मेला। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद आरएस या कुछ आरपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर बात यह कि खलकाणी माता गधा मेला जो जयपुर जिले के किस गांव में आयोजित होता है, ये पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, तो ये जो है आपके भावगढ़ बंदिया गांव में जो है आयोजित होता है। गांव का नाम पूछा है तो खलकाणी माता गधा मेला जो है भावगढ़ बंदिया गांव में आयोजित होता है। और ये जो है जो आपने जो कछवा वंश था उसके द्वारा चलवाया गया था। कौन सा वंश? कछवा वंश, कछवाहा वंश द्वारा। ठीक है, और ये जो है चंदा नामक मीणा था, एक चंदा मीणा, एक मिनट सही लिख देता हूं, चंदा मीणा पर विजय के उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था खलकाणी माता गधा मेला, जो कहां पर लगता है? भावगढ़ बंदिया गांव, जयपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी जो है इतना डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। फिर राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? तो ये भी एकदम इजी है, तेजाजी के गीत गाते हैं। लाग्यो लाग्यो जेठ साठ कुंवर तेजा रे, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो वो गाना जो होता है वो परंपरागत रूप से खेती करते टाइम जो है राजस्थान के किसान गाते हैं। तो तेजाजी, और तेजाजी का जन्म जो है अपन क्या समझते हैं? भादवे में हुआ था, जबकि तेजाजी का जन्म हुआ था माघ शुक्ल। बहुत सारे स्टूडेंट जो
स्टडी करें उनको पता ही नहीं है कि माघ शुक्ल चतुर्दशी को तेजाजी का जन्म हुआ था। अपन भादुआ की जो शुक्ल दशमी होते हैं उसको तेजा दशमी कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेन जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था माघ शुक्ल जो है चतुर्दशी या चौदश को, जन्म तेजाजी का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हड़बुजी जो राव जोधा को जो क्या दिया था, इन्होंने आशीर्वाद दिया था। राव जोधा जो है इन्हीं के आशीर्वाद से क्या बना था, जोधपुर का शासक बना था, या मारवाड़ का शासक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो राव जोधा को आशीर्वाद देने वाले एक जो है आप जो कटार भेंट की थी किसने, हड़बुजी ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वस्त्र जो है पुरुषों का नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम जामा बात करें तो जामा जो होता है अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, तो ये पुरुषों का है बिल्कुल। चोगा, चोगा भी जो है शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के काम आता है, ये भी पुरुषों का है बिल्कुल। मिर्जाई, मिर्जाई भी एक प्रकार की अंगरखी का पर्यायवाची होता है। किसका, अंगरखी जो होती है उसी कुर्ता टाइप होती है शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए, तो वो भी क्या होता है पुरुषों का। तो जामा, चोगा और मिर्जाई तीनों के तीनों एक प्रकार की अंगरखी टाइप ही होती है तीनों, ठीक है। तो ये पुरुषों के हैं, लेकिन लप्पा नहीं है, तो ये गलत हो गया। लप्पा क्या है, लप्पा गोटे का प्रकार है, गोटे का प्रकार। गोटा क्या होता है, गोटा आपको पता है जो ओढ़नी वगैरह या साड़ी वगैरह होती है, ज्यादातर ओढ़नियां होती है ना, उनके किनारे पर लगे होता है ना चमकीले, उनको गोटा कहते हैं। और लप्पा क्या है, गोटे का प्रकार है। लप्पा गोटा कौन सा होता है, जो क्या हो, चौड़ा हो, ठीक है। जो गोटा चौड़ा होता है उसको लप्पा गोटा कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको जो है एक लप्पा लपी भी होता है। लपी कौन सा होता है, जो पतला होता है, ठीक है। जो पतला होता है उसको क्या कहते हैं, लपी गोटा कहते हैं। और अन्य गोटे में मुकेश नाम आता है, जो मेरा नाम है मुकेश, क्या गोटे का प्रकार है। एक गोखरू भी आता है गोटा, ठीक है। एक बांकड़ी भी आता है, ये भी गोटे के प्रकार बता रहा हूं मैं आपको। और एक नाम और आता है किरण, ठीक है, ये गोटे के प्रकार है, ठीक है। लप्पा चौड़ा गोटा होता है उसको कहते हैं लपी, पतले वाले को मुकेश, गोखरू, बांकड़ी और किरण, ये भी गोटे के प्रकार हैं। तो ऊपर वाले तीन तो क्या पुरुषों के जो है वस्त्र हैं, चौथा जो है गोटे का प्रकार है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3। सॉरी, यहाँ पर क्या पूछा था अपने को कि वस्त्र नहीं है, तो चौथा नहीं है, बाकी सब है, तो केवल 4 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय कहां पर अवस्थित है, तो ये ज्यादातर अजमेर में होते हैं, तो आपको पता है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। और दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग इसमें घोड़े की मजार भी है, घोड़े की मजार। एक अपन ने नाम सुना होगा गिरी सुमेल का युद्ध, मालदेव ने जो लड़ा था, तो मालदेव की जो रूठी रानी थी, मालदेव की रूठी रानी जिसको अपन क्या कहते हैं, उमादे, रानी उमादे, वो भी जो है तारागढ़ में ही रही थी। इनका जो है जब ये रूठ के जो है रही थी, वो कहां पर रही थी, तारागढ़ में ही रही थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना जो अपने भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने जो है तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सैयद मीरान की दरगाह भी है यहाँ पर, किसकी, सैयद मीरान की दरगाह, सैयद मीरान की दरगाह, वो भी तारागढ़ में ही है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो नाना साहब का झालरा, इब्राहिम झालरा तारागढ़ में है। तारागढ़ को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर का, घोड़े की मजार यहाँ पर है। सैयद मीरान खान की जो है दरगाह भी यहाँ पर है। मालदेव जो अपने मारवाड़ के शासक थे, जैता कुंपा जो इनके सेनापति थे, गिरी सुमेल के युद्ध में जो है 1544 में जो युद्ध हुआ था, उनकी जो मालदेव है, उनकी जो एक रूठी रानी थी जिनको उमादे कहते हैं, सब जानते हैं इतिहास में, वो भी जो है तारागढ़ में ही इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। अगला क्वेश्चन, चायल या चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से है, तो देखो चायल या चाहल जो है ये मुस्लिम जाति के पुजारी होते थे, किसके, मुस्लिम जाति के। और मुस्लिम पुजारी आपको पता है किसके होते हैं, गोगा जी के। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गोगा जी, ठीक है। और गोगा जी जो है इन्होंने जो है महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। कब, महमूद गजनवी जो तुर्क की आक्रांता था, महमूद गजनवी, उसके साथ 1024 में क्या किया था, युद्ध किया था। क्या किया था, युद्ध किया था। और इस युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कायम खां रासों में, कायम खां रासों में जानकारी मिलती है इस युद्ध की। कायम खां रासों में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये भी चीज आपको पता
होनी चाहिए। तो मुस्लिम जाति का चायल या चाहल पुजारी किसका होता है? गोगा जी का। ठीक है। रामदेव जी के पुजारी होते हैं तंवर राजपूत। कौन होते हैं? तंवर राजपूत। और ये कामड़िया जाति के लोग इनको ज्यादा मानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। मेहा जी के जो भोपे होते हैं उनका मैं बता चुका आपको कि इनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। तो अपने को कुल मिला के ध्यान रखना है कि चायल या चाहल जो होते हैं वो मुस्लिम जाति के पुजारी होते हैं गोगा जी के। और महमूद गजनवी के साथ 1024 में युद्ध किया था, उसका वर्णन मिलता है कायम खां रासों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है बोला है। ज्वाला माता मंदिर जसनगर में है, तो बिल्कुल नहीं है। ज्वाला माता मंदिर जो है आपका ये जोबनेर में है। जोबनेर आता है आपका जयपुर जिले में। कौन से जिले में? जयपुर जिले में। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है केवाई माता मंदिर। केवाई माता मंदिर जो है आपका ये किनसरिया गांव और ये पर्वतसर में आता है। वर्तमान डीडवाना कुचामन जिला हो गया, पहले नागौर जिले में आता था, पर्वतसर में। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना आपको, जो ध्यान रखने योग्य वो है कि केवाई माता जो है दहिया वंश की कुल देवी है। किसकी? सॉरी ये नहीं, गलत बता दिया मैंने। केवाई माता जो है इन्होंने जो महर्षि जो, एक मिनट, इसमें एक चीज जो ध्यान रखना है, दधीच ऋषि थे, जो दधीची ऋषि थे जिन्होंने अपना जो है हड्डियों का जो है भगवान इंद्र के वज्र के लिए जो दान दिया था, उसका उल्लेख यहाँ पर एक शिलालेख में मिलता है। यहाँ एक शिलालेख है जिसमें महर्षि दधीची द्वारा जो क्या दिया गया था, हड्डियों का जो दान किया गया था, उसका उल्लेख जो है कहां पर मिलता है? तो इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? आपका इस शिलालेख मिलता है किनसरिया गांव, पर्वतसर, केवाई माता मंदिर में। फिर बात करें सुंदा माता मंदिर का, ये जालोर में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सुंदा माता मंदिर जो है दांतलावास में है। दांतड़ावास भी कहते हैं, दांतलावास भी कहते हैं, जालोर जिले में। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? अर्धेश्वरी भी कहते हैं, अर्धेश्वरी, क्योंकि इनका आधा जो है शरीर ही जो है मूर्ति के रूप में है। एक यहाँ पर इस मंदिर से संबंधित ध्यान रखना, 2006 में राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पर स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम रोपवे। ठीक है। रोपवे क्या होता है? जो ऐसे टोकरियां से होती है, जो मतलब तारों पे चलती जाती है, जैसे अब वर्तमान में जैसे पुष्कर में भी है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है पहला क्या है? गलत है, ये जोबनेर में। दूसरे जो सही है तो बी और सी इसका उत्तर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नारायणी माता राजगढ़ अलवर में। बिल्कुल, नारायणी माता को नाई जाति की कुलदेवी मानते हैं। नाई जाति की कुलदेवी। ठीक है, नाई जाति की कुलदेवी। लेकिन जो नारायणी माता है, इनका जो पुजारी होता है वो मीणा जाति का होता है। पुजारी क्या होता है? मीणा जाति का। और नाई और मीणा दोनों में यहाँ पर क्या चलता है? युद्ध चलता है कि ये हमारी लोक देवी है, हमारी लोक देवी। तो ये जो है ध्यान रखना, सुमेलित नहीं बताना है। पहला तो सही है, बिल्कुल नारायणी माता राजगढ़ अलवर में है। फिर बात करें आवरी माता की। ठीक है। आवरी जो माता है, आवरी माता आपकी कहां पर है? तो आवरी माता जसोल बाड़मेर में नहीं है। आवरी माता जिनका दूसरा नाम है, ये गलत हो गया। ठीक है। और अपने को बताना था सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आवरी माता जो है आपकी चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। और इनका दूसरा नाम है असावरी माता, यानी आवरी माता को असावरी माता कहते हैं। और इनके जैसा ही एक और नाम है आवड़ माता। कौन सी माता? आवड़ माता। और आवड़ माता जो है आपकी जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरा उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं बताना था। असावरी और आवरी एक ही है। ये ब्राह्मणी माता जो सोरसन 12 में है, बिल्कुल सही बात है। और फिर है आई माता, बिलाड़ा जोधपुर में। आई माता के बारे में आपको एक चीज जो ध्यान में रखनी है, आई माता का जो थान या जो होता है ना, थान या हम कह सकते हैं मंदिर, ठीक है, ये नीम के वृक्ष के नीचे होता है। नीम के वृक्ष के नीचे। ठीक है। एक आई माता जो है, इनके बारे में ध्यान रखना है, ये सिरवी जाति की कुल देवी है। किसकी? सिरवी जाति की कुल देवी। सिरवी जाति की कुल देवी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है आई माता के बारे में ध्यान रखना है कि इसमें जो यहाँ पर जो दीपक जलते हैं, दीपक से केसर टपकता है। दीपक से केसर टपकता है। कौन से माता के? आई माता के मंदिर में। तो ये चीजें आपको जो है मुख्यतः ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जो आपका क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से अग्नि स्नान करने वाली और मेवल की महारानी के रूप में कौन सी लोक देवी विख्यात है? मेवल की महारानी, ये ध्यान रखना है। अग्नि स्नान में आप ज्वाला माता की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है।
अग्नि स्नान, अभी चलो ऑप्शन में नहीं है ज्वाला माता, अच्छी बात है, लेकिन ज्वाला माता की तरफ नहीं जाना है। अग्नि स्नान करने वाली माता है इडाणा माता। कौन सी माता? इडाणा माता। इडाणा माता जो है वो अग्नि स्नान करती है और इनका मंदिर है बम्बोरा। गांव का नाम ध्यान रख लेना, आजकल गांव पूछने लगे, जिले पुराने हो चुके हैं, ठीक है। बम्बोरा जो है आपका उदयपुर में, कहां पर है? उदयपुर में। तो इडाणा माता का मंदिर बम्बोरा गांव उदयपुर में, जो अग्नि स्नान करती है, और इसको मेवल की जो माता है, इनको मेवल की महारानी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कालिका माता मंदिर, गुइलों की कुल देवी माना जाता है इनको, सॉरी गुइलों की, गुइल वंश जो है उसकी आराध्य देवी, कुल देवी नहीं, गुइल वंश की आराध्य देवी माना जाता है। इनका मंदिर भी कहां पर है? इनका मंदिर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसमें है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। फिर बात करें अपन जो है दूसरी बरवड़ माता। बरवड़ माता जो है इनका मंदिर भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। घेवर माता, घेवर माता का जो है राजसमंद जिले में है, इनका किसमें है? राजसमंद जिले में इनका मंदिर है। तो कालिका माता मंदिर का, सॉरी कालिका माता, उनका ध्यान रखना, ये गुइल वंश की आराध्य देवी है। इडाणा माता को मेवल की महारानी कहते हैं। बम्बोरा उदयपुर में इनका जो है क्या है? मंदिर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर कंफ्यूजन के सिर्फ और सिर्फ ये दो हैं कि चारणों के लोकगीत को भी चारण चर्चाएं कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करणी माता की जो संतुतियां है, जो करणी माता के बारे में जो व्याख्यान किए जाते हैं चारणों द्वारा, उनको चारण चर्चाएं कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सांबर के चौहानों की कुल देवी। तो सांबर के चौहानों की जो कुल देवी है, आपको पता है शाकंभरी माता, जिनको सकराय माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सकराय माता भी कहते हैं, ठीक है। शिला देवी की बात करें तो शिला देवी का जो मंदिर है वो मिर्जा मान सिंह ने कराया था। मिर्जा राजा मान सिंह ने आमेर दुर्ग में, मिर्जा राजा मान सिंह ने आमेर दुर्ग में इनका निर्माण करवाया था। और ये शिला देवी की जो मूर्ति है ना, वो मिर्जा राजा मान सिंह बंगाल के शासक केदार को परास्त करके लाए थे। बंगाल के केदार को परास्त करके मूर्ति लाए थे, मूर्ति लाए थे, ये भी ध्यान में रखना है। ज्वाला माता जोबनेर है, पता है। नागनेची माता नगाना बाड़मेर में है, इनका मेन मंदिर नगाना बाड़मेर में। और जो आपकी नागनेची माता है, ये राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी? राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 नंबर। अब राज्यपाल के कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले, राज्यपाल की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है? अब देखो इंग्लिश में ऑप्शन है, लेकिन आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बता देता हूं। याद रख लेना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। राष्ट्र जो आपका राज्यपाल होता है वो शपथ लेता है ना, तो दोबारा बोलता है ना मैं, और अपना नाम बोलता है, उसके बाद में बोलता है कि जो है संविधान व कानून का, लाइन से याद रख लेना, परिरक्षण, सुरक्षा व बचाव, ये 3 नाम लाइन से याद रख लेना। परिरक्षण, सुरक्षा और बचाव, मतलब राष्ट्रपति कहता है कि मैं जो है संविधान व कानून के परिरक्षण, सुरक्षा और बचाव, इसकी शपथ लेता है। तो इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। जो है प्रिजर्व मतलब होता है परिरक्षण, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा, और डिफेंड मतलब होता है बचाओ। तो हिंदी के तीनों नाम ध्यान रखने आपको, और इंग्लिश के तीनों नाम ध्यान रखने। तो कौन सा नहीं है? तो प्रोक्लेम जो है, ये जो है संविधान में उल्लेखित नहीं है। किसमें? राज्यपाल की शपथ में। आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बात यहां सर्वोच्च न्यायालय की हो रही है, ना कि राजस्थान हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की हो रही है। कि मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कर्तव्य का निर्वहन किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, न्यायाधीश JS वर्मा, ठीक है। JS वर्मा, जिनका पूरा नाम था जगदीश शरण वर्मा, जगदीश शरण वर्मा। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्होंने राजस्थान के जो है राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल का कर्तव्य निर्वहन किया। और एक बात और ध्यान रख लेना इनके बारे में, इन्होंने 2 बार ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक है प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जो है आपके थे जगत नारायण। एक होता है अतिरिक्त प्रभार।
अतिरिक्त प्रभार, प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले, ये दोनों चीजें अलग अलग है, ध्यान रख लेना। प्रथम अतिरिक्त प्रभार मतलब कार्यवाहक कौन से होते हैं कि किसी न्यायाधीश को या फिर किसी जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है कार्यवाहक बना दिया कुछ समय के लिए। और अतिरिक्त प्रभार क्या होता है कि मान लो कि राजस्थान में राज्यपाल पद खत्म हुआ और गुजरात के राज्यपाल को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया, मतलब वो गुजरात का भी है और राजस्थान का भी है। तो अतिरिक्त प्रभार वाला जो प्रथम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अतिरिक्त प्रभार वाला प्रथम था स्वरूप सिंह। कौन? स्वरूप सिंह। और इनको किस जो है गुजरात का राज्यपाल रहते हुए राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ चीजें और ध्यान में रखना है। प्रथम कार्यवाहक जगत नारायण, प्रथम अतिरिक्त प्रभार वाले स्वरूप सिंह, गुजरात के रहते हुए राजस्थान का कार्यभार संभाला था इन्होंने। और जो है जगदीश शरण वर्मा 2 बार कार्यवाहक और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल जगदीश शरण वर्मा, इनको हटा के जो इसका उत्तर तो JS वर्मा हो जाएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अपन इतना पढ़ रहे हैं तो कुछ चीजें और आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो है आपको यह ध्यान रखना है कि एक मिनट, राजस्थान हाई कोर्ट के जो है न्यायाधीश जो है जो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं के न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में तो कितनी बार रह चुके हैं? 9 बार, ठीक है। एक जो है अतिरिक्त प्रभार, ऐसे राज्यपाल जिनको जो है राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार मिला तो ऐसे भी 9 थे, लेकिन कितने राज्यों के थे? तो 7 राज्यों के। ये ध्यान रखना है अपने को। मतलब राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार लेने वाले 9 थे, लेकिन राज्य कितने थे? 7। मतलब गुजरात के हो सकते हैं 2, ठीक है। ये देखो राज्य 7 ही हैं, लेकिन अतिरिक्त प्रभार 9 को मिला है। कार्यवाहक भी 9 रहे, लेकिन 7 राज्यों के ही थे वो 9, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और एक चीज और भी बता देते हैं इसके साथ में, जो एकमात्र राज्यपाल जिनको अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला था, एकमात्र राज्यपाल जिन्हें अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला, अन्य राज्य का अतिरिक्त प्रभार मतलब राजस्थान के एकमात्र ही हैं जिनको राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए अन्य राज्य का जो अतिरिक्त प्रभार मिला, और वो थे कल्याण सिंह। कौन? और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये राज्यपाल वगैरह में आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो जीके का पेपर था, जिसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर और अच्छे से बता चुका मैं, वो भी देखना आपको साथ में। तो कल्याण सिंह और इनको मिला था हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार। किसका? हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हो सकता है अपन एक चीज और देख लें। एक चीज और क्या देखेंगे अपन कि अतिरिक्त प्रभार जो है उसमें प्रथम तो अपन ने देख लिया, प्रथम अतिरिक्त प्रभार किसको मिला? प्रथम अतिरिक्त प्रभार स्वरूप सिंह को मिला था। किसको मिला था? स्वरूप सिंह को, ठीक है। लेकिन अंतिम किसको मिला? अंतिम अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का किसको मिला? तो ये मिला राम नाईक को। किसको? राज्यपाल राम नाईक 2014 में मिला था ये, और इस समय ये यूपी के क्या थे? राज्यपाल थे साथ में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतने तथ्य कहीं पर नहीं मिलने वाले, जीवा स्टडी पर मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी का अभी। अब देखो, राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल जिनको किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया पढ़ चुके कल्याण सिंह, और किसका दिया गया? हिमाचल प्रदेश का जोगिंदर सिंह के बारे में क्या बताऊं? ये देखो मैं बता ही देता हूं, संविधान सभा के सदस्य थे। ये संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे, और इसके अलावा अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे थे। किसके? अंतरिम संसद के सदस्य, ठीक है। रघुकुल तिलक, ये बहुत अच्छी बात है कि ये आरपीएससी के सदस्य रहे हुए थे, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल, और बाद में आरपीएससी या पहले जो आरपीएससी के सदस्य रह चुके। कौन? रघुकुल तिलक। एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल, मतलब इनको पद से हटाया गया था। बर्खास्त राज्यपाल कौन है? रघुकुल तिलक। और किसने बर्खास्त किया था इनको? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। ये देखो, अगर ये सारे फैक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओपी मेहरा इनके बारे में वैसे कुछ नहीं, ये एयर चीफ मार्शल थे। क्या थे ये? एयर चीफ मार्शल थे, एयर चीफ मार्शल वायुसेना में, ठीक है। अब बात हम आरपीएससी सदस्य की कर चुके कि रघुकुल तिलक आरपीएससी सदस्य रह चुके हैं, तो
एक बात और ध्यान रखना, यूपीएससी सदस्य रहने वाले, मतलब यूपीएससी के सदस्य रहने वाले और राजस्थान के राज्यपाल, तो अपन देख चुके कि स्वरूप सिंह जो प्रथम जो अतिरिक्त प्रभार वाले थे वही जो है इसका उत्तर हो जाएंगे। स्वरूप सिंह यूपीएससी के सदस्य भी थे और साथ में क्या थे, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे बाद में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अब जो है 59वां क्वेश्चन है। आज क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन चलने देते हैं कि राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्तियों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। उन्मुक्तियां मतलब होता है विशेषाधिकार। अनुच्छेद 361 में मिलते हैं विशेषाधिकार। क्या मिलते हैं? विशेषाधिकार मिलते हैं। ठीक है, क्या कहता है? सबसे पहले जो आपका अधिकार नंबर 1 कहता है कि जो है ना, राज्यपाल न्यायालय के प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा, तो ये सत्य कथन है। और ये 361(1) कहता है, अनुच्छेद 361(1) क्या कहता है? राज्यपाल अपने किसी कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। सही बात है। फिर चलते आगे कि राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में फौजदारी मामले नहीं लाए जा सकते। बिल्कुल सही बात है, फौजदारी मामले नहीं ला सकते। फौजदारी मामले को दूसरा नाम होता है दांडिक मामले, ये नहीं ला सकते आप। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 361(2) कहता है ये कि आप जब फौजदारी मामले तो पदावधि के दौरान ला ही नहीं सकते। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान व्यक्तिगत कार्य के संबंध में किसी न्यायालय में दीवानी मामले नहीं लाए जा सकते। तो ये गलत है और अपने को असत्य बताना था, तो ये उत्तर हो गया। दीवानी मामले 2 माह की पूर्व सूचना पर लाए जा सकते हैं। 2 माह की पूर्व सूचना पर लाए जा सकते हैं और ये बात कहता है अनुच्छेद 361(3). ठीक है, फिर आता है राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध गिरफ्तारी आदेश जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है और ये बात कहता है 361(4). तो ये आपको ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के वह राज्यपाल जो राजस्थान के राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे थे। तो 4 राष्ट्रपति शासन लगे थे। पहला लगा था आपका 13 मार्च, शॉर्ट में लिख रहा हूं 1967, सिर्फ 67 लिख रहा हूं, 67 से 26 अप्रैल 1967। सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा जो आपातकाल था ये। और इस समय जो राज्यपाल थे वो भी आपको ध्यान में रखना है। इस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद। एक तो कौन थे? संपूर्णानंद, और दूसरे थे आपके सरदार हुकुम सिंह। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, देख लेना। ठीक है, पहला राष्ट्रपति शासन। दूसरा कब लगा? दूसरा लगा आपका 30 अप्रैल 1977, 30 अप्रैल 1977। और ये आपका 21 जून 1977 तक चला। और इस समय राज्यपाल कौन थे? वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक। दूसरे कौन थे? बाद में आगे रघुकुल तिलक। 2 का मतलब है एक ने जो इसी दौरान इस्तीफा देके दूसरा आ गए थे। तीसरा जो लगा आपका 17 फरवरी 80 से 17 फरवरी 1980 से जो है 5 जून 1980 तक। और इस समय सिर्फ रघुकुल तिलक थे। कौन थे? रघुकुल तिलक। ठीक है, फिर चौथा सबसे बड़ा जो आपातकाल लगा था 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। ठीक है, सबसे बड़ा। और ये जो है इस समय 3 राज्यपाल चेंज हुए थे। एक तो एम चेन्ना रेड्डी, पहले जो इन्होंने लगाया था, घोषणा करने वाले यही थे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद में यही थे सबसे पहले। फिर है दानी के लाल मंडल। और फिर जो लास्ट में आते हैं तीसरे, वो थे आपके बलिराम भगत। तो ये पूछा कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के जो है राज्यपाल के पद पर नहीं थे, तो सरदार हुकुम सिंह थे। तो ये रहे हुकुम सिंह, बिल्कुल थे। रघुकुल तिलक थे, बिल्कुल थे। ठीक है, बलिराम भगत थे, बिल्कुल थे। तो सुखदेव प्रसाद नहीं थे। तो ये अपने 20 क्वेश्चन, आज जो अपन ने एक क्वेश्चन को 2 से भी ज्यादा मिनट दिए एवरेज। तो ये 20 क्वेश्चन थे। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।